रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। इसके लेखक हैं हसार्ड ली, जो एक अमेरिकी वायुसेना में F-16 और F-35 फाइटर पायलट रह चुके हैं। ये सोचना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि एक ऐसे इंसान का दिमाग कैसे काम करता होगा जिसकी दुनिया में एक सेकंड की देरी या एक गलत फैसले का मतलब जिंदगी और मौत होता है। हाँ, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ली का कहना है कि एक फाइटर जेट के कॉकपिट में, मतलब जहां हर पल जबरदस्त प्रेशर होता है और जानकारी हमेशा अधूरी रहती है, वहां सही फैसले लेने के लिए जिन मेंटल स्किल्स का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ पायलटों के लिए नहीं है। अच्छा, वो हर किसी के काम आ सकती हैं, चाहे कोई कंपनी का लीडर हो, कोई टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई उद्यमी। ये तकनीकें हर जगह लागू होती हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि आज के जमाने में तकनीक की वजह से हमारे हर फैसले का असर कितना बढ़ गया है। सही बात है। एक सही फैसला आपको बहुत आगे ले जा सकता है और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो क्या ये किताब उस उलझन से निकलने का कोई रास्ता बताती है? बिल्कुल, ये किताब उसी फैसले लेने की प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पूरा ढांचा या फ्रेमवर्क देती है। और ये सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि असल जिंदगी की कहानियों और तकनीकों के जरिए समझाती है कि दबाव में भी साफ साफ कैसे सोचा जाए। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े फैसले लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो कभी कभी रोजमर्रा के फैसलों के बोझ से थक जाते हैं, जिन्हें लगता है कि स्कूल में तो हमें सब कुछ रटना सिखाया गया, लेकिन असल दुनिया में जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता वहाँ फैसले कैसे लिए जाएं। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने काम में बेहतर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो उनका दिमाग सही तरीके से काम करे। और किताब में ये भी कहा गया है कि अच्छा फैसला लेना अक्सर टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए फिर इस किताब के कुछ सबसे दमदार विचारों को और गहराई से समझते हैं। लेखक ने एक बहुत ही सरल ढांचा दिया है: असेस, चूज, एग्जीक्यूट। यानी स्थिति का आकलन करें, विकल्प चुनें और उस पर अमल करें। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। हाँ, और पहला सबक इसी आकलन से जुड़ा है, जो शायद सबसे जरूरी है। कुछ भी करने से पहले समस्या को ठीक से समझें और उसका आकलन करें। हमारी आदत होती है कि जैसे ही कोई समस्या आती है हम उसे तुरंत ठीक करने में जुट जाते हैं। बिल्कुल, बिना ये सोचे कि असल समस्या है क्या। किताब में इसके लिए एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का एक बहुत ही दहला देने वाला उदाहरण है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये एक बिल्कुल नया और आधुनिक एयरबस A330 विमान था जो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए अचानक रडार से गायब हो गया था। और बाद में जब ब्लैक बॉक्स मिला तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। बिल्कुल, जांच में पता चला कि कोई बड़ी तकनीकी खराबी थी ही नहीं, बस एक छोटी सी चीज हुई थी। क्या? विमान की गति मापने वाले सेंसर, जिन्हें पिटोट ट्यूब कहते हैं, उन पर ऊंचाई पर बर्फ जम गई थी। इस वजह से ऑटो पायलट बंद हो गया। अब विमान का कंट्रोल पायलटों के हाथ में था। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। कॉकपिट में उस वक्त जो को पायलट था, बोनिन, वो ज्यादा अनुभवी नहीं था, है ना? सही कहा। जैसे ही ऑटो पायलट बंद हुआ, बोनिन घबरा गया। उसने स्थिति का आकलन करने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। उसने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि बस एयर स्पीड इंडिकेटर गलत जानकारी दे रहा है, बाकी विमान बिल्कुल ठीक उड़ रहा है। उसने घबराहट में तुरंत विमान की कंट्रोल स्टिक को अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, जिससे विमान एक ऐसी खड़ी चढ़ाई में चला गया जिसे वो बनाई नहीं रख सकता था। और बस बिना सोचे समझे की गई उस एक हरकत ने विमान को स्टॉल में डाल दिया। यानी विमान ने उड़ने की क्षमता खो दी और वो सीधे नीचे गिरने लगा। और वो उससे कभी उबर ही नहीं पाए। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसे 100% रोका जा सकता था अगर बस कुछ सेकंड रुककर स्थिति का आकलन कर लिया जाता। ये कितना डरावना है। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी उस एक पर में काम नहीं आई। सारा दारोमदार उस एक पल के इंसानी फैसले पर आ गया। ये इस बात को साफ करता है कि तकनीक हमें गलतियों से नहीं बचा सकती, केवल साफ सोच ही बचा सकती है। तो लेखक इसका क्या समाधान बताते हैं? लेखक एक बहुत ही दिलचस्प फाइटर पायलट तकनीक बताते हैं। घड़ी में चाबी भरो। घड़ी में चाबी भरो? हाँ, पुराने लड़ाकू विमानों में एक एनालॉग घड़ी होती थी। नए पायलट को सिखाया जाता था कि किसी भी आपात स्थिति में कोई भी बटन दबाने से पहले वे उस घड़ी में चाबी भरने की एक्टिंग करें। ये एक छोटी सी शारीरिक क्रिया है,
जो आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोकती है और आपके दिमाग को सोचने के लिए 1-2 अनमोल सेकंड दे देती है। वाह, मतलब किसी को गुस्से में ईमेल का जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लेना, वो भी एक तरह से घड़ी में चाबी भरने जैसा ही हुआ। बिल्कुल, ये छोटा सा ठहराव शायद एक बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। ये ठहराव ही आकलन का पहला कदम है। सही बात है। चलिए अब दूसरे बड़े सबक पर आते हैं, जो हमारी सोच के एक बहुत बड़े पूर्वाग्रह यानी बायस से जुड़ा है। अच्छा। वो है सीधी या रेखीय सोच, मतलब लीनियर थिंकिंग के जाल से बचना और पावर लॉज को समझना। रेखिक सोच मतलब ये सोचना कि अगर 1 कदम से 1 मीटर आगे जाते हैं तो 2 कदम से 2 मीटर और 10 कदम से 10 मीटर जाएंगे। हाँ, हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे ही सोचता है। ये आसान है, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, यहाँ तक कि वायरस का फैलना, वो इस तरह सीधे सीधे काम नहीं करती। वो पावर लॉ के हिसाब से चलती हैं, जहाँ छोटे छोटे बदलावों से अचानक बहुत बड़े विस्फोटक नतीजे मिलते हैं। और इस रेखिक सोच की गलती का सबसे बड़ा उदाहरण शायद गूगल और एक्साइट की कहानी है। बिल्कुल, किताब में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। ये 1997 की बात है। उस वक्त एक्साइट इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जैसे आज गूगल है। स्टैनफोर्ड के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गे ब्रिन एक्साइट के ऑफिस गए। उन्होंने अपना बनाया हुआ एक नया सर्च एल्गोरिदम, जिसका नाम तब बैकरब था, उसे एक्साइट को बेचने की पेशकश की। और कीमत क्या मांगी थी उन्होंने? आज के हिसाब से सोचें तो शायद अरबों $। नहीं, इन्होंने मानने थे सिर्फ $7.5 लाख। $7,50,000? ये तो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये सोच के हैरानी होती है कि एक कंपनी का पूरा भविष्य एक ऐसे फैसले पर टिका था जो बस कुछ कदम आगे का नहीं देख सका। और एक्साइट के सीईओ जॉर्ज बेल ने सौदा ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच रैखिक थी। वो कैसे? वो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों वेबसाइटों की समस्या को कैसे सुलझा रहे थे। उन्होंने पत्रकारों की एक टीम बना रखी थी जो एक-एक करके वेबसाइटों की समीक्षा करती थी। अच्छा, मतलब 10 गुना ज्यादा वेबसाइटों के लिए उन्हें 10 गुना ज्यादा पत्रकार चाहिए होते। एक रैखिक समाधान। सही पकड़ा। जबकि गूगल का एल्गोरिदम बिल्कुल उल्टा काम कर रहा था। वो तो नेटवर्क इफेक्ट का फायदा उठा रहा था। हाँ, गूगल का एल्गोरिदम तो इंटरनेट की ताकत का ही इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। जितनी ज्यादा वेबसाइटें एक दूसरे को लिंक करती, गूगल के नतीजे उतने ही बेहतर होते जाते। ये घातीय वृद्धि थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जॉर्ज बेल इस पावर लॉ की ताकत को समझ ही नहीं पाए। और उनकी सीधी सपाट सोच पर आधारित उस एक फैसले ने एक्साइट का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया और गूगल के लिए रास्ता बना दिया। ये वाकई एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि सोचने के तरीके में एक छोटा सा फर्क कैसे खरबों डॉलर का अंतर पैदा कर सकता है। और एक्साइट की यही सीधी सोच शायद उनकी रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी की कमी को भी दर्शाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से हम तीसरे बड़े सबक पर आते हैं। रचनात्मकता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा। हाँ, किताब में इसके लिए एक फौजी ढांचे का जिक्र है जिसे प्रभाव आधारित संचालन या इफेक्ट्स बेस्ड ऑपरेशंस कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, समाधान के बारे में सोचने से पहले ये सोचो कि आपको नतीजा क्या चाहिए, आपको प्रभाव क्या पैदा करना है। मतलब अपने टूल या हथियार से शुरुआत मत करो, अपने लक्ष्य से करो और फिर पीछे की तरफ काम करो। बिल्कुल। इसके लिए किताब में खाड़ी युद्ध के दौरान टास्क फोर्स नॉर्मेंडी का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, बताइए। मिशन था इराक के हवाई रक्षा सिस्टम को तबाह करना, ताकि अमेरिकी वायुसेना एक बड़ा हवाई हमला कर सके। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि इराक ने सीमा पर अर्ली वार्निंग रडार लगा रखे थे। अगर उन पर पारंपरिक तरीके से यानी फाइटर जेट से हमला किया जाता तो इराकी सेना को तुरंत पता चल जाता और हमले का सरप्राइज खत्म हो जाता। सही। तो योजना बनाने वालों ने पारंपरिक सोच को किनारे रखा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे पास हमला करने के लिए क्या-क्या है, बल्कि उन्होंने पूछा कि हमें क्या-क्या प्रभाव पैदा करने की जरूरत है। और उन्होंने 4 मुख्य प्रभाव तय किए। पहला, रात के अंधेरे में रेगिस्तान के ऊपर से उड़कर जाना है। ठीक है। दूसरा, दुश्मन को हमारे आने का पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा, हमें रडार साइटों को पूरी तरह नष्ट करना है। और चौथा, हमें ये पक्का करना है कि वो नष्ट हो चुकी हैं। तो जब उन्होंने समस्या को इस तरह से देखा तो समाधान अपने आप सामने आने लगा होगा। हाँ, तब एक बहुत ही रचनात्मक समाधान निकला जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था। क्या था वो?
उन्होंने फाइटर जेट्स के बजाय हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नेविगेशन के लिए MH-53 पेवलो हेलीकॉप्टर, जिनमें उस जमाने का शुरुआती GPS सिस्टम लगा था, और हमला करने के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, जो अपनी मारक क्षमता के लिए जाने जाते थे। ये तो एक अभूतपूर्व मिशन रहा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर्स इस तरह का हमला कर सकते हैं। किसी ने नहीं, और ये सफल हुआ। उन्होंने अपने टूल पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य यानी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया, दुश्मन को अंधा करना। और इस एक रचनात्मक फैसले ने उन्हें एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाई, जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। सही कहा। ये दिखाता है कि सही सवाल पूछना सही जवाब जानने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये बहुत दमदार बात है। लेकिन इन सभी तकनीकों, चाहे वो आकलन हो या रचनात्मकता, इन सब के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, मानसिक शांति। और तनाव में तो सबसे पहले दिमागी काम करना बंद कर देता है। आपने सबसे जरूरी मुद्दे पे उंगली रखी है, और यही किताब का चौथा और आखिरी मुख्य सबक है। मानसिक दृढ़ता यानी मेंटल टफनेस एक सीखा हुआ कौशल है। लेखक एक मजाकिया बात कहते हैं, जैसे ही आप अपना हेलमेट पहनते हैं, आपके 20 IQ अंक कम हो जाते हैं। डर, गुस्सा और दबाव हमारे दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देते हैं जो तर्क संगत फैसले लेता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। लेखक अफगानिस्तान से अपनी एक निजी कहानी भी साझा करते हैं ना? हाँ, वो बताते हैं कि एक बार वो जमीन पर मौजूद सैनिकों को हवाई मदद दे रही थीं और जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी। तभी उन्हें रेडियो पर खबर मिलती है कि उनकी टीम का एक सैनिक बुरी तरह घायल हो गया है। वो कहती हैं कि ये सुनते ही उनके पेट में एक अजीब सी गांठ पड़ गई और उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। अगर वो मर गया तो क्या होगा? क्या ये मेरी गलती है? और उस हालत में ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक घातक गलती का कारण बन सकती थी। बिल्कुल, लेकिन तभी उनका प्रशिक्षण कान आया। उन्होंने कई सालों तक जो मानसिक प्रशिक्षण लिया था, जैसे ध्यान आधारित तकनीकें, बॉक्स ब्रीथिंग, 4 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना, हाँ, और नकारात्मक विचारों को एक नई दिशा देना, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को शांत किया और वापस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि डरना नहीं है या भावनाओं को दबा देना है, बल्कि उन्हें संभालना है ताकि आप डर के बावजूद सही काम कर सकें। आपने एकदम सही समझा। ये भावनाओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करने के बारे में है, ताकि वो आपके फैसलों पर हावी न हो। लेखक का तर्क है कि ये मानसिक प्रशिक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक या तकनीकी प्रशिक्षण, और ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए विकसित कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? मुझे लगता है कि ये किताब हमें बताती है कि साफ साफ सोचना कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये व्यावहारिक और सीखने योग्य कौशलों का एक सेट है, हाँ, जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल, एक फाइटर कॉकपिट, में आजमाया और परखा गया है। ये अपने फैसलों के प्रति ज्यादा जागरूक और सचेत होने के बारे में है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और एक आखिरी विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, वो किताब की एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति से आता है। क्या है वो? लेखक कहते हैं, कोई फैसला न लेना भी एक फैसला है, और ये अक्सर सबसे खराब फैसला होता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो शायद ये सोचने का वक्त है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा फैसला है जिसे हम टाल रहे हैं। क्या हम उसे इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हमें और जानकारी चाहिए, या इसलिए कि हम अनिश्चितता के डर से बचना चाहते हैं? और शायद लेखक की फास्ट फॉरकास्टिंग तकनीक, यानी बस एक मोटा मोटा काम चलाओ अनुमान लगाना, उस दुविधा को तोड़ने में मदद कर सकती है और हमें आगे बढ़ा सकती है, भले ही बाद में रास्ते में थोड़ा बहुत सुधार करना पड़े। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।